गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम खनिज पोषण के बारे में पढ़ रहे हैं। इस क्रम में आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं और हम जानते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस जो है वो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कोई भी जीव इस नाइट्रोजन गैस का उपयोग डायरेक्टली नहीं करता है। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन गैस का उपयोग करने वाले जीवों में प्रमुख जो जीव हैं वे हैं साइनोबैक्टीरिया या नीलहरी शैवाल एवं कुछ और अन्य बैक्टीरिया भी हैं। ये जो हैं वो प्रोकैरियोटिक जीव हैं जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ये क्रिया जिसके द्वारा जीव नाइट्रोजन का अपचयन अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में करते हैं, इस क्रिया को जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकीकरण बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। और इस क्रिया के लिए आवश्यक जो एंजाइम्स होते हैं वो नाइट्रोजिनेज एंजाइम कहलाते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक जीवों में ही पाए जाते हैं, अन्य जीवों में ये नहीं होते। इन सूक्ष्म जीवों को नाइट्रोजन निर्धारक नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन के साथ मिलकर ये जीव जो है वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया के द्वारा अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव या तो स्वतंत्र रूप से रहते हैं या फिर सहजीवी के रूप में सिम्बायोटिक के रूप में रहते हैं। स्वतंत्र रूप में रहने वाले वायवी सूक्ष्म जीवों को एजेटोबैक्टर या बीजोरिंकिया है ना, मतलब ये दोनों मुख्य हैं जो स्वतंत्र रूप से वायु में होते हैं। रोडोइस्माइलिरियम एक अवायवी सूक्ष्म जीव है और साइनोबैक्टीरिया के मुख्य उदाहरण में एनाबिना, नास्टाक, टिलिपोथ्रिक्स ये हैं जो कि स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो बैक्टीरिया सहजीवी के रूप में होते हैं। सहजीवी जीवन चक्र आप लोग जानते हैं, जिसमें दो जीव एक दूसरे को कुछ न कुछ मदद करते हैं और एक साथ जीवन यापन करते हैं। ऐसे जीवों को सहजीवी जीव कहते हैं। जैसे पौधों में कई प्रकार के सहजीवी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के संबंधित उदाहरण हैं। हम जानते हैं जितने भी दाल कुल के पौधे हैं, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, ये इनमें जो पाए जाने वाले बैक्टीरिया है लेग्यूम बैक्टीरिया संबंध, लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप सबसे सुस्पष्ट उदाहरण है। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। चना, मटर, जितने भी दलहन हैं उनके जड़ में छोटी छोटी गांठें होती है, जिसमें राइजो बैक्टीरिया जो है वो राइजोबियम के बैक्टीरिया वहां पर होते हैं। ये छड़ के आकार वाले राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधे जैसे लेग्यूमिनस प्लांट जैसे मटर है, चना, अरहर, मूंग, मसूर, इन सब की जड़ में ग्रंथिकाओं के रूप में रहते हैं। छोटे छोटे गांठ होती हैं, ग्रंथियां होती है, उसमें होते हैं ये सहजीवी जीवाणु हैं। और ये ग्रंथिकाएं जड़ों पर छोटे छोटे गोल आउटग्रोथ के रूप में रहता है। एलनस जैसे पौधे जो कि दलहनी नहीं है कि जड़ों में भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु फ्रैंकिया उत्पन्न होते हैं। मिट्टी में पाए जाने वाले ये दोनों जीवाणु राइजोबियम और फ्रैंकिया स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं, लेकिन जब ये सहजीवी की तरह रहते हैं तब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ये अपना भोजन पौधों के कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त करते हैं और इसके बदले में पौधों को ये नाइट्रेट प्रदान करते हैं। वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं और ये पौधों को उपलब्ध कराते हैं। गांठों या ग्रंथिकाओं का निर्माण किस प्रकार होता है? लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाली ग्रंथिकाओं का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। सबसे पहले राइजोबियम जीवाणु जो स्वतंत्र रूप से मिट्टी में मौजूद रहते हैं, ये विभाजित होते हैं। इनमें बैक्टीरिया में विभाजन पर 20 मिनट या 40 मिनट में होता है, ये हम जानते हैं। विभाजित होकर अपनी संख्या में ये वृद्धि करते हैं तेजी से। अब ये जड़ों की जो बाह्य त्वचा होती है, एपिडर्मिस होता है और मूल रोम होता है ना, रूट हेयर होता है, उसके इर्द गिर्द ये जमा होने लग जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में हम देख पा रहे हैं। एपिडर्मिस और रूट हेयर के चारों तरफ ये जमा होने लगते हैं। अब ये जीवाणु धीरे धीरे मूल रोम के भीतर प्रविष्ट होने लगते हैं और मूल रोम जो है वो मुड़ने लग जाता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये मूल रोम के भीतर प्रविष्ट होने लगते हैं और मूल रोम क्या होता है, मुड़ने लग जाता है। एक संक्रमण धागे इन्फेक्शन थ्रेड का निर्माण हो जाता है जो जीवाणुओं को मूल रोम से जड़ के कॉर्टेक्स की कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। इस प्रकार यहाँ पर ये देखिए है ना, ये जो है वो कॉर्टेक्स की कोशिकाओं तक
पहुंच जाता है। कार्टेक्स तक जीवाणु के पहुंचने के बाद ग्रंथिकाओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर गांठें बनना शुरू हो जाता है। जब जीवाणु संक्रमण धागे से मुक्त होकर जड़ के कार्टेक्स में पहुंचते हैं तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कोशिकाओं का विभेदन होने लग जाता है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स हैं उनका विभेदन हो जाता है। कार्टेक्स और जो पेरीसाइकल होता है, पौधों का जो उसका है ना, पेरीसाइकल की कोशिकाएं और जीवाणु बार बार विभाजित होकर फूल जाती है। बैक्टीरिया स्वतंत्र होकर बैक्टीराइड्स का बनाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर गांठ यानी ग्रंथिका का निर्माण होने लगता है, जो पौधों के संवहन तंत्र से जुड़कर अपना पोषण करती है। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए आवश्यक एंजाइम नाइट्रोजिनेस और लाल वर्णक लेग हीमोग्लोबिन, इन बैक्टीरियाज में एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे लेग हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके अतिरिक्त आवश्यक जैव रासायनिक पदार्थ ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। इन ग्रंथियों को अगर हम काट के देखेंगे, जीवित अवस्था में कोशिकाएं लाल रंग की दिखाई देती है। नाइट्रोजिनस एंजाइम में मोलिब्डेनम और आयरन प्रोटीन होता है जो कि वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम इक्वेशन देख रहे हैं, समीकरण देख पा रहे हैं, अल्फा ग्लूटेरिक अम्ल NH4 प्लस NADPH ग्लूटामल डिहाइड्रोजिनेस जो है वो ग्लूटामेट H2O और NADP में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रकार नाइट्रोजिनस एंजाइम ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपनी क्रियाशीलता को खो देता है, अतः नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अवायवीय स्थिति का होना आवश्यक होता है। अवायवीय स्थिति मतलब वहां पर ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। इस हेतु ग्रंथिकाओं में ऐसे सारे परिवर्तन होते हैं जिससे नाइट्रोजिनस एंजाइम का ऑक्सीजन गैस से संपर्क न हो। लेग हीमोग्लोबिन इस कार्य में मदद करता है। जिन ग्रंथिकाओं में लेग हीमोग्लोबिन नहीं होता वे नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं कर पाते। और यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि ये जीवाणु साधारणतः मिट्टी में वायवीय रूप में रहते हैं जब तक नाइट्रोजिनस एंजाइम क्रियाशील नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य शुरू होता है ये अवायवीय हो जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजिनस एंजाइम अपना काम ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही कर पाता है। नाइट्रोजन गैस से अमोनिया के परिवर्तन में ऊर्जा की जरूरत होती है और अमोनिया के एक अणु के निर्माण में 8 अणु एटीपी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार अमोनिया के 2 अणुओं के बनने में 16 एटीपी की जरूरत होती है और ये ऊर्जा जड़ के शोषण से प्राप्त होता है। यहाँ पर जैसे कि हम ये डायग्राम में देख पा रहे हैं, नाइट्रोजिनस जीवाणुविक एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं में पाया जाता है जो कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। अमोनिया उपपचयित होकर अमीनो अम्ल और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का निर्माण कर देता है। अमोनिया की नियति। प्रायः सभी पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन की प्राप्ति या तो नाइट्रेट के रूप में या फिर अमोनियम आयन NH4 प्लस के रूप में करते हैं। चूंकि अमोनियम आयन विषाक्त होते हैं, जहरीले होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, इसलिए इनका जमाव पौधों में नहीं होता। ये पौधे जो होते हैं अमोनियम आयन को अमीनो अम्ल के संश्लेषण में यूज करते हैं और अमीनो अम्ल का निर्माण फिर होता है। अमीनो अम्ल का निर्माण का क्रम जो है वो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला है लघुकारक एमिनीकरण। इस प्रक्रिया में अमोनियम आयन अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल से क्रिया करता है और ग्लूटेमिक अम्ल नामक अमीनो अम्ल का निर्माण कर देता है, जिसमें ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और सेकंड है परा एमिनीकरण। इस क्रिया में एक अमीनो अम्ल का अमीनो वर्ग जो है NH2 या कीटो वर्ग के कीटो अम्ल का कीटो वर्ग स्थानांतरित हो जाता है। ग्लूटेमिक अम्ल से मुख्यतः अमीनो वर्ग का स्थानांतरण हो जाता है और नए अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार परा एमिनीकरण क्रिया से एक अमीनो अम्ल के अमीनो वर्ग के स्थानांतरण से नए अमीनो अम्ल का निर्माण हो जाता है और इस क्रिया में ट्रांसएमिनेज एंजाइम उत्प्रेरक की भूमिका अदा करता है।
जैसे कि यहाँ पर हम समीकरण में ये देख पा रहे हैं। पौधों के प्रोटीन में पाए जाने वाले एंजाइम में ग्लूटामिन और एस्पेरिजन मुख्य है। इनका निर्माण क्रमशः ग्लूटामिक अम्ल और एस्पार्टिक अम्ल नामक अमीनो अम्ल से होता है। इन अम्लों के बीच पराएमीनीकरण की क्रिया से अमीनो वर्ग का स्थानांतरण होता है। इस प्रकार नाइट्रोजन से अमोनियम आयन और अमोनियम आयनों से अमीनो अम्ल का संश्लेषण होता है, जो जाइलम वाहिकाओं के द्वारा पौधों में एक भाग से दूसरे भाग तक वाष्पोत्सर्जन प्रवाह के द्वारा परिवर्तित होते हैं और पौधों में के प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि पौधों में खनिज पोषण किस प्रकार होता है, मिनरल न्यूट्रिशन किस प्रकार पाया जाता है। तो आज ये हम चैप्टर खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।